12। इसके रचयिता सृंजय हैं। पाठ का नाम। इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच संबंधों के ज्ञान कहती है। राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच अंतर समझने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक गौरैया और ग्वारा का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। दोनों सदैव साथ रहते, साथ साथ उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते, प्रातःकाल भोजन की तलाश में दोनों साथ निकलते और शाम को फिर साथ ही रहते। वे एक दूसरे को अपनी बातें बताते और थकान उतार कर सो जाते। एक शाम गौरैया ने ग्वारे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गौरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जरूर जाती है। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए ग्वारे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा गर्मी बरसात सहने की शक्ति जाती रहती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में भेद करने लगता है। फिर भी आदमी कपड़े पहनकर खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, फिर सिर पर लटे टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गौरैया बोली, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी टोपी पहनने का मन करता है। ग्वारे ने कहा, तू टोपी कहाँ पाएगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, तो अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेक को टोपी पहनानी पड़ती है, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। ग्वारा तनिक समझदार था। वह गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, जो सोच लिया वो सोच लिया। अगले दिन जब वह प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकली तो घूरे पर उन्हें एक रुई का फाहा मिला। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। उसने ग्वारे के सामने रुई का फाहा धर दिया। ग्वारे ने उसे समझाते हुए कहा, तेरा जैसा ही एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उससे कहा कि रुई के फाहे से टोपी तक का सफ़र तुझे पता नहीं है। गौरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास गई। उस समय वह राजा की रजाई बनाने में व्यस्त था। उस बेचारे के शरीर पर फटे कपड़े थे। उसने गौरैया की रुई धुनने से मना कर दिया। वह गौरैया ने उससे कहा, उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसके धुनिए आधी रुई मेहनताना में दी। अब धुनिए ने खुशी खुशी रुई धुन दी। गौरैया धुनी रुई लेकर कोरी के पास गई। उस समय वह शरीर पर एक फटा सा दूसरा डाले राजा के अचकन के लिए सूत काटने जा रहा था। वह राजा का एक काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा कि वह गौरैया की मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। गौरैया ने उसे शाम के बदले आरा सूत की बात कही और कोरी संघर्ष तैयार हो गया। उसने महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। काटा सूत लेकर गौरैया और गौरा बुनकर के पास गए। बुनकर उस समय राजा के अचकन के लिए धागा बुन रहा था, जिसे राजा के करिंदे लेने वाले थे। उसने दोनों को भगाना चाहा। इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा। गौरैया ने साहस से कहा, बुनकर आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। उसने तुरंत गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। अपने आधा कपड़ा आधा मजूरी के रूप में लेकर गौरैया को दे दिया। अब तक उनकी 3/4 काम हो चुका था। उत्साह से भरकर दोनों दर्जी के पास गए। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी की 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रत्न के लिए
झब्बे तैयार करने जा रहा था। दर्जी काम बेगार में कर रहा था। उसने गौरैया से कहा, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। उसकी बातें सुनते ही गौरैया ने कहा, हम बेगार की कुछ नहीं करवाते। इस कपड़े के 2 टोपियाँ सिल दे, एक स्वयं ले ले, एक मुझे दे दे। दर्जी ने और क्या चाहिए था। उसने अत्यंत मनोयोग से 2 टोपियाँ सिलकर गौरैया को दे दी। दर्जी ने खुश होकर गौरैया की टोपी में 5 सुंदर फुदने भी लगा दिए, जिससे टोपी और भी सुंदर लगने लगी। गौरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहन गौरे को दिखाया। गौरे ने उससे कहा, तू तो रानी लग रही है। गौरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनकर गौरैया ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए वह सारा काम हो रहा था। उड़ते उड़ते वह महल की कंगूरे पर जा बैठी। राजा का अधनंगा होकर अपने टहलुओं से तेल की मालिश करवा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गौरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गौरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी, उसकी अकल चकरा गई। राजा ने झट से अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब गौरैया ने कहना शुरू किया, मेरी टोपी के 5 फूदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पाँख नोच लेने का आदेश दे दिया। सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे, फिर भी राजा की टोपी छीन लेने का आदेश दिया। एक सिपाही की गुलेल पर टोपी गिरा दी। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी गिरा, दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा ने उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी, नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगर की खोजने का आदेश दिया। दर्जी के दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात की। इस प्रकार जवाब बुनकर कोरी ने दुनिया में दे दिए। क्रोधित राजा ने पूछा, अब तुम सभी हमारे ऐसा काम क्यों नहीं किया। अभयदान का आश्वासन पाकर दुनिया ने कहा, महाराज, यह जो काम करवाती थी उसके लिए आधा हिस्सा देती थी। इसके पास कुछ भी न था, फिर भी आधा देती थी। उसके काम से अपने आप नफरत आती गई। गौरैया कहा, राजा देख लो, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं। यह बेगार की नहीं है। यह राजा तो कंगाल हो गया, इसके टोपी भी नहीं जुटती। देखने के लिए लोग जमा हो गए। मैत्री ने हौले हौले से कहा, यह मुफ्फट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उस टोपी को वापस करने का आदेश दिया। सिपाही ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गौरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने मुफ्फट के मुंह न लगने का भी निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली।